बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आस्था और भक्ति से भरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा प्रथम पूजनीय गणेश जी के चरणों में। वैसे तो जयपुर की सुबह जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के साथ शुरू होती है, लेकिन ऐसा कोई सवेरा नहीं जो गणपति बप्पा के बिना भी शुरू होता है, और इसीलिए गणपति बप्पा के प्रति आस्था बहुत ज्यादा। और वैसे भी कल गणेश चतुर्थी, और ऐसे में बप्पा के दर पर एक विशेष आस्था का सैलाब आपको सुबह से ही नजर आएगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जो आस्था के प्रति अटूट हैं, और अक्सर हम उनको किसी ना किसी मंदिर में दर्शन करते हुए देख ही लेते हैं। ब्रजवासी हैं तो आस्था रोम रोम में है, और जयपुर में है तो फिर गोविंद देव जी और गणपति बप्पा मोती डूंगरी गणेश में। एक बार तो मन कर ही जाता है कि चलिए दर्शन कर आते हैं। ना जाने दोनों ही मंदिरों में वो कौन सी अदृश्य शक्ति जो अपनी तरफ खींचती है और मन को सुकून देती है, भक्ति से भर देती है, एक आत्मविश्वास देती है। लगता है कि हाँ, कोई हमारे साथ। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर से। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। संध्या आरती हो रही है, और संध्या आरती का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। प्रदेश में अगर कोई समस्या हो तो वो मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की समस्याओं का निवारण गणपति बप्पा के पास, गोवर्धन जी के पास, गोविंद देव जी के पास, क्योंकि उनकी आस्था है। ये दो अलग ही तस्वीरें हैं। एक भक्ति की तस्वीर है और दूसरी ब्यूरोक्रेसी की तस्वीर है। एक से सृष्टि का संचालन हो रहा है और दूसरे से सिस्टम का संचालन हो रहा है। एक हर परिवर्तन के पीछे है और दूसरे परिवर्तन की वस्तुस्थिति। ये बहुत अलग है तस्वीर। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि सरकार जब बदलती है तो तबादले होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक लंबे वक्त तक उस ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा जताया, और भरोसा अभी भी है। लेकिन तबादले होने की बहुत सी वजह होती हैं। जो तबादले किए गए हैं, मानकर चले कि सबसे बड़ा तबादला, और इससे जो एस्टेब्लिशमेंट देना था वो सरकार देती नजर आई। देखिए विजेंद्र, जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं उसी अनुपात में, यदि आनुपातिक रूप से देखते हैं तो आनुपातिक रूप से आरएएस अधिकारियों के तबादले होने थे। कई आरएएस अधिकारी ऐसे थे जो जमे हुए थे, या फिर सबसे ज्यादा स्थितियां खराब वैसे हो चली थी कि जनप्रतिनिधि जो थे उनके मन में शंका थी, क्या पता तबादले कब होंगे। उसका कारण यह है कि जब सरकार बनी थी तो आला कमान की तरफ से एक सामान्य सा संदेश था कि अधिकारी यदि काम अच्छा कर रहा है तो यथावत रखा जाए। यही कारण था कि ब्रजलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने इस चीज को बारीकी से देखा कि कौन अधिकारी फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं विजेंद्र दे दूं कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र जब चल रहा था उससे लेकर अब तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, चर्चा की। ऐसा नहीं कि बीजेपी के ही, कई कांग्रेस वाले भी मिले, कई निर्दलीय भी मिले जो अमूमन फीडबैक देते हैं। तो जिन अधिकारियों की भारी शिकायत थी उन्हें तो बिल्कुल ठंड में लगाया गया है, क्योंकि 386 की लिस्ट है, पूरा पोस्टमार्टम नहीं हो सकेगा। इसका बाद में अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे तो ये चीज दिखाई दे जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर सुनी है जो इस लिस्ट को देखते हैं। हालांकि इस लिस्ट को लेकर एक बड़ा संशय था विजेंद्र कि लिस्ट आखिर, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चलती है कि सुधांशु पंत साहब जो सीएस हैं वो पावर में है, या फिर एसीएस शिखर अग्रवाल, ऐसी सियासी गॉसिप हमेशा चलती है, गपशप चलती है। हालांकि सरकार में सब कुछ मुख्यमंत्री के नीचे होता है, मुख्यमंत्री पावरफुल होते हैं, मुख्यमंत्री ही सब कुछ तय करते हैं। लेकिन सियासी गॉसिप से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये चेहरे बदले हैं। चेहरे बदलने के बाद अब जनप्रतिनिधियों पर कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि
अंदर खाने भाजपा के कई नेता इस तरीके के बयान भी दे रहे थे कि ना जाने लिस्ट कब आएगी, किसको कहां लगाया जाएगा। और अब ये तय मानकर चलिएगा कि जो आगामी दिनों में लिस्ट आएंगी उसमें तहसीलदार भी होंगे, उनमें एक्सीएन एएन भी होंगे, उनमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उनकी भी लिस्टें आने वाली है। वो हालांकि वो समय लेगी राइजिंग राजस्थान के बाद, लेकिन आईएएस अधिकारियों की पूरी सूची आना, उसके बाद आरएएस की आना, तो अब आईपीएस का इंतजार है कि आईपीएस में जयपुर कमिश्नर और जोधपुर कमिश्नर कौन बनेगा। आईपीएस की लिस्ट में एसपी जो है किसे कहां लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पर सियासी और जातिगत संतुलन बिठाया जाता है। तो सियासी और जातिगत संतुलन किस हद तक कितना बिठा पाएंगे भजनलाल शर्मा, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अब जनप्रतिनिधि किस प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं, जिनके क्षेत्र में एसडीएम बदले हैं या जो जनप्रतिनिधि लगातार जिन जगहों पर जाते थे, हालांकि सचिवालय में जो अधिकारी आते हैं डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं या नगर निगम जेडीए में चले गए, ये थोड़ा अलग बात है, क्योंकि ये जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनकी टीम के लोग होते हैं। विभागाध्यक्ष देखते हैं कि हमारी टीम में किस तरीके के लोग आते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है, इस लिस्ट में कई अधिकारी ऐसे हैं जो जयपुर में बरसों से हर सरकार में जम जाते हैं। ये ना जाने क्या खास खूबी है। यदि इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो कई आरएएस अधिकारी, मैं खुद बरसों से देख रहा हूं, वो वहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। लेकिन ऐसे में उन अधिकारियों को लगता है जो लंबे समय से जयपुर से बाहर हैं, जयपुर में आ ही नहीं पाए, उन्हें लगता है कि ना जाने हम अपना परफॉर्म कब कर पाएंगे, हम कब आ पाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि राइजिंग राजस्थान के बाद या अगले साल तक इस तरीके की कोई कवायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करें। लेकिन ये सवाल तो भाई किया गया कि 8-9 महीने हो गए सरकार के गठन को, ब्यूरोक्रेसी सरकार ने अपने हिसाब से क्यों नहीं चेंज किया, कहीं तबादला क्यों नहीं किया। हालांकि जब सरकार बनी तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में चले गए, उससे निकले तो बजट में चले गए, और उसके बीच में ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करना संभव नहीं था, टेक्निकली भी संभव नहीं था। लेकिन यहां से क्या मुख्यमंत्री को वो वक्त मिला जिसमें उन्होंने विधायकों की भी सुनी, जनप्रतिनिधियों की भी सुनी, उन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किया, विभागों के अंदर क्षमता भी चेक की, उस ब्यूरोक्रेट की क्षमता भी चेक की, और उसके बाद एक ऐसी बेहतरीन लिस्ट को बनाया जिसके बाद एक लंबे वक्त तक ये सवाल खड़ा ना हो कि भाई ब्यूरोक्रेसी में ये फैसले जल्दबाजी में लिए गए। क्योंकि आपको ध्यान होगा शुरुआत में ऐसा हुआ था, जब तबादले हुए तो हर तबादले पर सवाल हुए थे। देखिए विजेंद्र, बेहतरीन सवाल आपने पूछा है कि यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने देर लगाई। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसी संभावना मानी जा सकती है। अब ये देखने वाली बात हमारे लिए ये होगी कि ये देर से आने पर दुरुस्तगी के साथ कितना हद तक आ पाई है, ये थोड़े दिन बाद पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि जब आरएएस लिस्ट विजेंद्र निकाली जाती है तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि किसी भी एक जाति के ज्यादा अधिकारी लग जाए, बैलेंसिंग करनी पड़ती है विजेंद्र। यहाँ देखना पड़ता है एससी के अधिकारी कितने सेट हुए हैं, सवर्ण कितने हुए हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री शर्मा है तो पिछली आरएएस की जो लिस्ट आई थी उसमें कई शर्मा अधिकारी थे, भले ही वो टैलेंटेड थे लेकिन उनको भी जातिगत संतुलन में बाहर होना पड़ा था। तो ये संतुलन तो हर सरकार बिठाती है, चाहे अशोक गहलोत सरकार रही हो या फिर भजनलाल सरकार या वसुंधरा सरकार, उसमें सियासी और जातिगत संतुलन थोड़ा बहुत बिठाया जाता है कि भाई यहाँ पर इस कास्ट के इतने हैं। एक दौर था जब वसुंधरा राज्य के लिए कहा जाता था कि जाट बहुत ज्यादा एसपी लगा दिए, इस तरीके की चर्चाएं चल निकलती थी, लेकिन वो भी बैलेंसिंग करती थी कास्ट के लिहाज से, इस तरीके की चीजों को दरकिनार भी करती थी। ऐसे ही भजनलाल शर्मा भी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इन्हीं में से मेरिट के बेस पे लोगों को निकालने की कोशिश की है कि मेरिट में कौन कितनी बेहतरी से जगह पाता है। ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेसी में इसका क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि मैसेज आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस लिस्ट में अभी लोग मंथन कर रहे हैं, 386 नाम है। समस्या ये भी तो है ना कि देखिए लगभग 700 से ज्यादा तबादले हुए आईएएस और आरएएस के, अगर उसमें से 70 के अंदर भी कोई खुश नहीं रहता, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि हो, ब्यूरोक्रेट हो, मंत्री हो, तो वो एक बड़ी हेडलाइन बनती है। जबकि दूसरी तरफ यह है कि लगभग 90% खुश हैं, हेडलाइन ये होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ऐसा होता है कि भाई 5-10 भी अगर हो जाए तो उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शायद इससे बचने की जरूरत है। देखिए विजेंद्र, इस चीज को आप मानकर चलिएगा, 200 जनप्रतिनिधि, बिल्कुल सही और सटीक बात बोली है। मान लीजिए भाजपा के 1000 पदाधिकारी है राजस्थान में, मिसाल के तौर पर उन 1000 में से एक पदाधिकारी थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर या सामान्य तौर पर बोल गया तो कांग्रेस सवाल खड़ा करेगी और कांग्रेस कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। ठीक उस अंदाज में, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरा करती थी और उसी अंदाज में कांग्रेस पर प्रहार करती थी। कोई एक विधायक जब पत्र लिख देता था तो पूरी कांग्रेस
कांग्रेस को घेर डालती थी। तो ये सामान्य प्रोसेस है, लेकिन जितना मैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को जान पाया हूं, जितना हम लोगों ने फील्ड में देखा है, वो बड़े डायरेक्ट व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो तमाम तबकों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि ये राजनीतिक रूप से, जब मैं भाजपा संगठन में था तो ये व्यक्ति शायद मेरे से दुर्भाव रखता हो, राजनीतिक अंतरात्मा में दुर्भाव कई लोग रखते हैं, लेकिन वो उनसे भी अच्छे तरीके से मिल लेते हैं। मिलने के बाद उनसे भी संवाद करते हैं, उनकी भी सुनते हैं, क्योंकि राजनीति में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। किसी बड़े पद पर जाने के लिए कई लोग लालायित रहते हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा सभी को सुनते हैं। तो अब यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने जब सभी को सुना होगा तो तय मानकर चलिए कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ पर अब उपचुनाव की परफॉर्मेंस देखेगी विजेंद्र जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा और ये अधिकारियों की लिस्ट जो आईएएस की निकली है और आरएएस की निकली है, ये उपचुनाव के रिजल्ट के बाद भी लोग फिर अपना आकलन भी करेंगे, ये बात तय मानकर चलिएगा। तो यहां पर जिस बड़े ब्यूरोक्रेट की परछाई लिस्टों में दिखेगी, उन बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम भी चर्चाओं में रहेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब यह अलग बात है कि किसकी परछाई है किसकी नहीं। सियासी गॉसिप में इन चीजों से को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सियासी गलियारों में विजेंद्र की बात अवश्यंभावी रूप से बोली जाती है कि ये इसके खास है, ये इस कोटे से हैं, ये इन्हें लाए हैं, ये इन्हें नहीं लेकर आए हैं, इन्होंने इन्हें रवाना करवा दिया है। इस तरीके की बातें सामान्य तौर पर चलती है। अब उन बातों को हवा मिले ना मिले, लेकिन मुख्यमंत्री गणेश जी के आज सिंजारे के विशेष दर्शन के साथ ही, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के भक्त है, थोड़ी देर पहले गिरिराज भगवान का आभार जता रहे थे जब बीसलपुर बांध भरा था। मुख्यमंत्री और बड़े प्रसन्न थे कि बीसलपुर बांध पूरा भर गया है, लबालब हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले कन्हैयालाल चौधरी बोले थे कि बालाजी महाराज ही इस बांध को भर सकते हैं, तो शायद उनके बालाजी महाराज और इनके गिरिराज जी महाराज ने कृपा की है। अब इस लिस्ट के बाद अधिकारी जो हैं उन्हें मुख्यमंत्री समझाएंगे। अमूमन एक चीज और होती है, जब अधिकारियों के तबादले होते हैं तो वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोई एक आध अधिकारियों को छोड़ दे तो ज्यादा किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाया, वरना अमूमन सियासत में ऐसा भी होता है कि बड़े अधिकारी को बुलाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि भाई तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूं, अब तुम देख लेना, अगर तुमने सही परफॉर्म नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से हटा भी दूंगा। ठीक है ऐश्वर्या, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मोती डोंगरी गणेश मंदिर में है। तो क्या ये मानकर चलें कि देखिए कोई भी प्रदेश होता है ना वो पॉलिटिकल इंटेंशन से चलता है और ना ही ब्यूरोक्रेटिकल विल पावर से। अगर वो चलता है तो इसके कॉम्बिनेशन पॉलिक्रेसी से चलता है। पॉलिक्रेसी मतलब पॉलिटिकल अपने ब्यूरोक्रेट्स पर विश्वास रखें और ब्यूरोक्रेट्स अपने पॉलिटिकल जो भी मिनिस्टर हैं विधायक उस पर विश्वास रखें। क्या ये जो जंबो लिस्ट आई उसके बाद भजनलाल सरकार के एक नए इरा का श्री गणेश हो रहा है? देखिए, भजनलाल शर्मा की जब आईपीएस की लिस्ट आएगी, विजेंद्र बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कि जब आईपीएस की लिस्ट आएगी तब भजनलाल शर्मा का स्वयं का यहाँ पर विजन अच्छे तरीके से दिखेगा, क्योंकि हर एक आदमी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में आरएएस की लिस्ट होती है, आईएएस की लिस्ट होती है, उससे कोई बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है। बस लोगों को इतना इत्तेफाक होता है कि हमारे जिले के कलेक्टर साहब कौन आए हैं, वरना विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से आरपीएस अधिकारियों पर फोकस रखा जाता है जिनमें एडिशनल एसपी हो या फिर डिप्टी एसपी हो, और एसपी साहब का अलग ही रुतबा होता है। तो कौन एसपी कहां लगेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैसेज जो है वो दोनों कमिश्नरों से जाएगा कि जोधपुर कमिश्नर कौन बनता है और जयपुर का कमिश्नर कौन बनता है, और इन दोनों कमिश्नरों के अलावा एसीबी से लेकर जो दूसरे महकमे एटीएस है, एसओजी है, यहां पर किसे कहां पर लगाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, और क्राइम में किसे भेजा जाता है ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। मिसाल के तौर पर जब आईपीएस की लिस्ट आएगी तो यहां पर बैलेंसिंग करने की कोशिश की जाएगी। तय मानकर चलिएगा कि कमिश्नर अगर कोई बनेगा तो फिर दूसरी कास्ट के जो लोग होंगे, मेरे लिहाज से जाट और एससी को फोकस रखा जाएगा जयपुर में। जो एसपी या फिर कमिश्नर, यदि कमिश्नर कोई जनरल बन जाते हैं तो जाट और एससी को प्रमुखता से रखा जाएगा। इस तरीके की बैलेंसिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आईपीएस की तबादला सूची में क्या होगा ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल आरएएस की तबादला सूची में शायद कुछ एक लोग जयपुर भी आए हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बरसों से जयपुर में घूमते रहे हैं। उन चेहरों को लेकर भी तय मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री अगली बार की लिस्ट में उन चेहरों पर भी मंथन करने वाले हैं और देखने वाले हैं, और मुख्यमंत्री इसकी जानकारी भी जुटाएंगे। लेकिन ये राजनीति में होता है कि कोई किसी भी जाति का सूबे के प्रमुख पद पर होता है तो स्वजातीय से ज्यादा वो दूसरी जातियों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सामान्य तौर पर शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस लिस्ट को कम वक्त में बहुत बेहतरीन अंदाज में डिकोड करने के लिए। मेरे सहयोगी और मेरे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार भी जुड़ गए। शिवेंद्र, आईएएस आरएएस, अब इंतजार आईपीएस का है।
तो पहले तो ये भी बताइएगा, क्या मानकर चलें कि आईपीएस का तबादला का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है? और दूसरा, जो ये इस वक्त लिस्ट हम चला रहे हैं उसमें इंपैक्ट किसका, मुख्यमंत्री का, सीएस का, एसीएस का? देखिए, काउंटडाउन आईपीएस की तबादला सूची का बिल्कुल शुरू हो चुका है और जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं विजेंद्र की करीब करीब जो आईपीएस की तबादला सूची है वो तैयार है। थोड़ी बहुत देर में आईपीएस की तबादला सूची भी जारी होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उनको जाना है विदेश की यात्रा पर एक बड़े डेलीगेशन के साथ, तो बहुत जल्दी आईपीएस की तबादला सूची भी आ रही है और उसमें कई सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे। आरएएस तबादला सूची की जहां तक बात है, तो मैं इससे पहले कि इस लिस्ट को दर्शकों के लिए ब्रीफ करूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएएस की एक और तबादला सूची जल्द आएगी। हो सकता है कल आ जाए, कल मुख्यमंत्री को विदेश जाना है, लेकिन एक सूची कल फिर आ सकती है। उसका रीजन है कि इतनी बड़ी सूची के कारण कई पोस्ट पर अधिकारी लगाना रह गए हैं। जयपुर में आरटीओ जैसी पोस्ट खाली रह गई है, जो कि आरएएस अधिकारियों के कैडर में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है। आरएएस में जयपुर आरटीओ फर्स्ट, वहां पर जो अभी तक आरटीओ थे राजेश चौहान, उनको कृषि विपणन बोर्ड में लगाया गया है, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को आरटीओ जयपुर नहीं लगाया गया है। ठीक है शिवेंद्र, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। इसका मतलब मैं ये निकालूं कि यकीनन पोस्ट तो नहीं भूले होंगे, पोस्ट पर सहमति नहीं बनी होगी। बस मेरे पास ये जानकारी है विजेंद्र के जयपुर आरटीओ की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा सिफारिश, तकरीबन 5-6 आरएएस अधिकारी देश में है, बड़ी बड़ी अप्रोच है, तो फैसला नहीं होगा कि किसको लगाएं, क्योंकि एक से बढ़कर एक सिफारिश थी। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लग जाए, 1-2 दिन लग जाए, लेकिन ये तय है कि आरएएस की तबादला सूची एक और आएगी और छोटी नहीं आएगी, वो सूची भी 30 से 40 लोगों की होगी। जहां तक इस तबादला सूची की बात है विजेंद्र, तो आपको स्मरण होगा कि 11 आरएएस अधिकारी हाल ही में आईएएस बने हैं और वो सभी बड़ी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जब वो आईएएस बन गए, कल तबादला सूची में उनका नाम आ गया, उनको नई जिम्मेदारी मिल गई, तो उन 11 जगहों पर भी जो रिक्त हुए थे आरएएस की जो पोस्ट थी, उनकी जगह पर भी बड़ी संख्या में अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है। और ये जो सूची है, ये ऐसी सूची है जो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक है, जैसलमेर से लेकर डूंगरपुर तक है, डूंगरपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक है और श्रीगंगानगर से लेकर प्रदेश के हर इलाके तक है, क्योंकि 386 बहुत बड़ा नंबर है। और इस बड़े नंबर में ये देखा गया है अभी तक जितना इस सूची को पढ़ा है कि वो नॉन परफॉर्मर लोग हैं। भले ही जिन लोगों को इस सरकार के बनने के बाद जिम्मेदारी मिली हो, 8 महीने हुए हो, 6 महीने हुए हो, उन लोगों का भी तबादला कर दिया गया है। और इसमें तो विधायकों का फीडबैक है, क्योंकि विधायकों की इस बात को लेकर थोड़ी सी शिकायत थी कि शुरू में जो लिस्ट निकली उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी गई, उनकी राय मशविरा नहीं उनका लिया गया, तो विधायकों को इस सूची में प्राथमिकता दी गई है। और इस सूची में अगर पूरा इसका एनालिसिस करें तो जयपुर में बहुत बड़े फेरबदल हुए हैं। जयपुर में आप देखेंगे, जयपुर कलेक्ट्री में बहुत फेरबदल हुए हैं, जयपुर जेडीए में बहुत फेरबदल हुए हैं, जयपुर के दोनों नगर निगम में बहुत फेरबदल हुए हैं। जयपुर से रिलेटेड जितने भी ऑफिस हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा और जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो जोधपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, वहां पर भी कई लोगों के तबादले किए गए हैं। तो एक आमूलचूल परिवर्तन है आरएएस का, और इस सूची का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन इस आरएएस सूची के बाद तकरीबन 30 से 40 लोगों की एक और आरएएस सूची आने का स्कोप है और बहुत संभव है कि वो सूची कल निकाल दी जाए। अच्छा शिवेंद्र, एक और सवाल मेरा, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जब सरकार बनी थी तो कुछ तबादले किए गए थे, तबादले हुए थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा विवाद हुआ था तो फिर उनकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया था। उसके बाद एक लंबे वक्त तक तबादले नहीं हुए, वजह कई थी, लोकसभा चुनाव था, बजट सेशन था। क्या आपको लग रहा है कि जो नई तबादला सूची जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हो सकता है इनमें से भी कुछ नाम आ जाए जो इस वक्त हम चला रहे हैं कि शायद वो खुश नहीं या उनको लेकर कुछ नेता खुश नहीं, तो उनको एक बार फिर से नई सूची का हिस्सा बना दे? क्या ये भी संभावना हो सकती है? देखिए विजेंद्र, आरएएस की जितनी भी सूची मैंने अभी तक नोटिस की है, फॉलो की है, खासकर जम्बो तबादला सूची, उसके बाद ये परंपरा रही है कि राजस्थान में आरएएस अधिकारियों की संशोधित सूची आती है। जाहिर सी बात है कि 386 आरएएस के जो तबादले हुए हैं, तो ये सारे लोग तो हैप्पी नहीं होंगे। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी इच्छित जगह पर नहीं जा पाए, उनके पास किसी मंत्री का आशीर्वाद भी होगा, किसी विधायक की सिफारिश भी होगी, तो वो लोग सक्रिय होंगे, कोशिश करेंगे। कुछ पद ऐसे भी है, जैसा मैंने कहा शुरू में, कि जो खाली रह गए हैं। तो इन सभी समीकरणों को मिलाकर एक संशोधित आरएएस सूची आने की पूरी संभावना है। लेकिन ये जो फेरबदल है, ये इस मायने में पर्याप्त फेरबदल है विजेंद्र के फील्ड में
और ऑफिसेज में अब बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश नहीं रही है। आईएएस कल बदल दिए 108, 386 आरएएस आज बदल दिए, तकरीबन 55 से 70 आईपीएस की सूची आने वाली है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कम से कम 1 साल का एजेंडा भजनलाल शर्मा की सरकार ने तय कर दिया है ब्यूरोक्रेसी का। आईएफएस पहले बदल चुके हैं कि अब इन्हीं अफसरों को फील्ड में काम करना है, इन्हीं अफसरों को ऑफिस में काम करना है, और जो सरकार की चाहे बजट घोषणा हो, चाहे सरकार की फ्लैगशिप योजना हो, उनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि काफी समय इस कसम में निकल गया कि सूची कब आएंगी। तो मुझे लगता है कि अब जो बड़ी सूचियों का जो काम था वो करीब करीब हो गया है। आईपीएस की तबादला सूची आते ही एक तरीके से पूर्णाहुति हो जाएगी जो तबादलों का सिलसिला है बड़े अधिकारियों की उसकी, और फिर इन अधिकारियों पर जिम्मेदारी होगी डिलीवरी देने की। बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लिस्ट को डिकोड करने के लिए। हमारे सहयोगी और रेसिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, क्योंकि इंतजार तो था, इंतजार पूरा भी हुआ, लेकिन क्या इसको कहें कि बीकानेर के लिए देर आए दुरुस्त आए, और जो तबादलों के बाद आपके उस पूरे संभाग और जिले को संभालने आ रहे हैं उनके बारे में जरा बताइए, क्या वाकई में उनको लेकर वहां ब्यूरोक्रेसी में उत्साह शुरू हुआ है? चलिए लक्ष्मण राघव जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल वशिंदर जी, मिल रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, मेरा सवाल यह कि देर आए दुरुस्त आए, और क्या इससे बीकानेर खुश है? क्योंकि जिन अधिकारियों को आपके वहां लगाया गया है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके हिसाब से कैसी, और कैसी उम्मीदें लगाएं उनसे कि जो काम अभी तक अटके हुए थे या किए नहीं जा रहे थे वो एक्सेलरेट होंगे? देखिए वशिंदर जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोशिश सरकार की भी यही है कि गियर अप करा जाए, और इसमें यही होता है, सरकार कोई सी भी हो, अच्छे अधिकारी जो होते हैं वो की पोस्ट पर रहते हैं तो लौट कर आए हैं। बीच में इलेक्शन की दिक्कत भी थी, उस वजह से भी जाना पड़ा था, तो लौट कर आए हैं। पूरे प्रदेश में 360 डिग्री बदलाव मानिएगा आप इसको, जिस तरह से यहाँ पर हुआ, और बड़े नाम इसमें दिख रहे हैं। चाहे वो संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर पोस्टिंग की बात कर लें, या कोई और ऐसी पोस्टिंग की बात कर ले, तो सीधे तौर पर सचिव राजस्थान आवासन मंडल की बात कर लीजिए, तो ऐसे बड़े नाम भी इसमें दिख रहे हैं। साथ ही साथ जहां तक बीकानेर का आपने सवाल पूछा विजेंद्र जी, तो साफ तौर पर यहाँ पर जो हुआ है, एडीएम सिटी लगाया गया है रमेश देव को, महत्वपूर्ण होता है, आप जानते हैं, शहर की जिम्मेदारी। इसके अलावा नगर निगम में उपायुक्त दोनों लगा दिए गए हैं। लंबे समय से आप भी खबरें बताते रहे, वो जो निगम की तस्वीर उभरती थी, तो अब एक आईएएस के साथ पहली बार दोनों पर आरएएस अधिकारी को इस तरह से नियुक्त किया गया है, तो एक अच्छी चीज हुई। इसके अलावा शिक्षा, आप जानते हैं राजस्थान का बड़ा महकमा जिसका निदेशालय बीकानेर में है, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों में जो है अतिरिक्त निदेशक लगाए गए हैं। सुनीता चौधरी और उमेश सिंह रत्नू, इन दोनों को यहाँ लगाया गया। उमेश सिंह रत्नू एडीएम सिटी थे, उनको वहां भेजा गया है। सुनीता चौधरी को हनुमानगढ़ से लाया गया है। तो ये मोटे तौर पर जो है बीकानेर के लिहाज से देखो तो बड़ी चीजें हैं। रचना भाटिया जो है उनको राजस्व अपील अधिकारी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गियर अप करने की कोशिश है, और वो अधिकारी जो कहीं ना कहीं पिछली सरकार में भी की पोस्ट पर थे लेकिन बाहर थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की दिक्कत थी, तो वो वापस लौट कर आए हैं। कुछ एसडीएम्स की पोस्टिंग्स भी हुई हैं, चाहे भारत पाक से सटे बज्जू की बात कर लें या लूनकर्ण सर की बात कर लें, यहाँ पर एसडीएम्स के भी तबादले हुए हैं। नए एसडीएम आए हैं, जैसे बज्जू में महावीर सिंह जोधा आए हैं, लूनकर्ण में सबीना विश्नोई आई हैं, तो इस तरह से। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का पद यहाँ पर खाली रह गया। तो ऐसे जो आप कह रहे थे कि राजस्थान में अभी मुझे लगता है एक छोटी सूची और आएगी, इसमें जहां जाए कुछ जल्दबाजी में मानिएगा, या जब नहीं मिल पाया ऑफिसर, या कई बार विजेंद्र जी आप जानते हैं ऐसा होता है कि बाद में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना ही होता है कुछ नाम पर, तो संभवतः उसके लिए कुछ जगह कुछ पद खाली है, तो उनके लिए एक और छोटी सी एक्सरसाइज होती नजर आ रही है। ठीक है लक्ष्मण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीकानेर की नजर से इसको समझाने के लिए और संभाग की नजर से इसको समझाने के लिए एक जंबो सूची जारी हुई है। हालांकि अब इंतजार है आईपीएस सूची का कि आईपीएस के अधिकारियों के तबादले सूची कब तक जारी होती है, क्योंकि आईएएस की हो गई है, आरएएस की हो गई है, अब आईपीएस की लिस्ट आनी है। मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा पर जाना है, तो मानकर चलिए कि कल तक हो सकता है एक और सूची आए आरएएस की, जैसे कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र बता रहे थे, और जल्द एक और सूची आए आईपीएस की। तो देखिए दो बड़ी घटनाएं, एक तरफ मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जो जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, और दूसरी तरफ राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में एक नया श्री गणेश होता हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे, संध्या आरती का हिस्सा बने। गणेश चतुर्थी है,
कल और उससे पहले मुख्यमंत्री दर्शन करने पहुंचे और देखिए जरा कतारें देखिए आप। ये दरअसल छोटी काशी है और छोटी काशी के रोम रोम में आस्था है। और जब इस तरीके के बड़े दिन होते हैं जहां आराध्य से मिलना होता है भक्तों को, तो फिर लंबी लंबी कतारें लगती हैं और इतनी लंबी कतारें लगती हैं कि सुबह से शाम हो जाती है, कतारें रुकती नहीं। मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम जुड़ गए हैं। तृप्ति, क्योंकि तस्वीरें खुद बता रही हैं कि आस्था का सैलाब वहां पर है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, संध्या आरती का हिस्सा बने, क्या कुछ खास? देखो, आप सही कह रहे हैं। जब बात त्योहारों की आती है तो जयपुर की बात सभी करते हैं, और इस वक्त की तस्वीर अपने आप में बेहद खास इसलिए भी क्योंकि सिंजारा महोत्सव है, सिंजारा उत्सव है, और सीएम खुद यहाँ पर मेहंदी पूजन में, गणपति बप्पा के मेहंदी पूजन में यहाँ पर सम्मिलित हुए। पूजा अर्चना उन्होंने करी, दर्शन किए, प्रदेश की खुशहाली की कामना उन्होंने करी। और इसी के साथ में एक तस्वीर ये भी, जब हम गणपति बप्पा के मंदिर को देख रहे हैं तो यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं, आस्था का पूरा सैलाब है, क्योंकि आज सिंजारा मेहंदी पूजन है और बहुत बड़ी ये कहा जाता है कि भाई जब भी मेहंदी पूजन की बात होती है तो यहाँ पर मेहंदी वितरित होती है श्रद्धालुओं में, भक्तों में, और भगवान के दर्शन के लिए मेहंदी जो यहाँ पर वितरित होती है काफी अच्छी और कहते हैं शुभ मानी जाती है। तो उस मेहंदी के प्रसाद को लेने के लिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद है। तो यहाँ पर मौजूद है, इनसे जब बातचीत कई बार हम करते हैं, बात हम इनसे सुनते हैं, तो देखिए बारिश अभी हो रही है और इस बारिश में भी यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद है, तो अपने आप में मानना चाहिए कि आज पूर्व संध्या पर, कल गणेश चतुर्थी और आज पूर्व संध्या पर सभी लोग यहाँ पर है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि भाई बप्पा के प्रथम पूजे के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हर कोने से लोग आ रहे हैं। आज अच्छा तृप्ति, मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, अभी हैं वहां पर? मुख्यमंत्री विपिन यहाँ से निकल चुके हैं। 6:45 बजे का समय जब वो यहाँ पर आए थे, पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर चला, मेहंदी पूजन यहाँ पर हुआ, उसके बाद में मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो मेहंदी बप्पा को यहाँ पर चढ़ाई गई है वो ऐसी व्यक्ति कोई मेहंदी नहीं है, पानी के सोजत से मंगाई हुई मेहंदी है। वो मेहंदी जो मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है, और 3100 किलो की मेहंदी जो है वो बप्पा के सामने यहाँ पर। तृप्ति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और उससे ज्यादा शुक्रिया गणपति बप्पा के वहां से दर्शन कराने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से।